हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा एक चुलबुली और खुले मिजाज की लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही रईस घर में मिनेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक छोटी ननद काजल थे। वैसे तो काजल एक मॉडल लड़की थी, लेकिन कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ज्यादा सिमटी हुई थी। इसी वजह से उसकी निशा से आए दिन नोकझोंक होती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और काजल बोलती है, माँ, भाभी ने ये कैसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है। आप लोग कैसे खा रहे हो? मेरे से नहीं खाया जाएगा ये बेस्वाद खाना। वैसे स्वाद तो तब आएगा ना जब आप दाल के साथ रोटी खाएंगी। मैं कब से देख रही हूँ आप पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रही हैं। आपका सारा ध्यान तो फोन में लगा है। सही कहा ना मैंने? सही तो कह रही है बहू। खाना खाने के समय फोन को पीछे छोड़ दिया कर, तभी तो पता चलेगा तुझे कि तेरी भाभी के हाथ में क्या जादू है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले अपनी भाभी से। ससुराल में जाने के बाद तुझे काम आएगा। बस माँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू के गुण अपने तक ही रखो। और आइंदा मुझे इनसे कुछ सीखने को मत बोलना। कभी अपनी भाभी से नीम सा कड़वा बोलने की जगह मिश्री के एक दाने जितना मीठा भी बोल लिया कर मेरी काजू। हाँ, अब मैंने कुछ बोल क्या दिया? सब चढ़ जाओ मेरे ऊपर राशन पानी लेकर। खाना खा लूं मैं अब चैन से। हाँ दीदी, खाओ ना। और वैसे भी जब तक आप मेरे खाने में कमी नहीं निकाल देती ना, बाय गॉड मजा नहीं आता। क्या ही कहूँ मैं, ये नंद भाभी की जोड़ी भी ना बिल्कुल निराली है। निर्मला के इतना कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काजल को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो खुशी से नाचने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, सुनो, इधर आओ जल्दी। अरे क्या हो गया? कौन सा खजाना हाथ में लग गया तेरे जो इतना चिल्ला रही है? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मुझे कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। ओ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो आपने भांगड़ा करने वाली न्यूज दी है। क्यों ना आज रात को हॉल में बुफर लगा के मस्त डांस करें हम। ओए बल्ले बल्ले। भाभी, क्या हर बात में बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हो? क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम इस घर की बहू हो और हर बहू के कुछ दायरे होते हैं? बेटा, एक तो बहू तेरी खुशी को सेलिब्रेट करने की सोच रही है और तू इस पे हमेशा की तरह गुस्सा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी कुछ सहेलियों को न्यू प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में घर पर इनवाइट करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और तभी काजल की एक फ्रेंड बोलती है, अरे काजल, ये तो बता कि तुझे इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल कैसे सिलेक्ट कर लिया? ऑडिशन में तो तुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, फिर तेरे जैसी लड़की का सिलेक्ट होना? बात कुछ हजम नहीं हो रही। तू कहना क्या चाहती है? खुल के बोल। तेरी बातों के मतलब तो कुछ और ही निकल रहे हैं। तू अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पर कोई नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो क्या कीमत चुकाई है तूने इस प्रोजेक्ट के लिए? कैश में पेमेंट की है या फिर? ये सब बातें निशा भी सुन रही होती है, जिसके बाद वो अचानक से गुस्से में बोलती है, आप अपनी इस घटिया सोच को ना अपने घर छोड़कर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये शरीफों का घर है, यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने टैलेंट के दम पर जीते हैं। तू मेरी दोस्त होकर ये सब कैसे बोल सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इतनी बेकार राय रखती है। अब आपने फ्री के चाय पकौड़े ढूंढ लिए हो ना, तो हमारे घर से बाहर निकल जाइए। इतना सब सुनकर काजल की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निशा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरे दीदी, आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आंसू वेस्ट क्यों कर रही हैं? अरे अगर अभी सारे आंसू बहा दोगी तो शादी में विदाई के टाइम आंसू उधार मांगने पड़ेंगे। भाभी, इतनी जल्दी मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, देख लेना। शादी के बाद भी मायके आकर आपका खून पीऊंगी। इतना कहकर वो निशा को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी, आज तक मैंने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की, हमेशा आपको बस बेरुखी दिखाई। मैं सच में आपको अच्छे से पहचान ही नहीं पाई। सॉरी भाभी, अब से मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। ओहो, ये तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? अब तो मैंने दिमाग वाली बात की है। अब आप मुझसे लड़ेंगी नहीं तो मेरा दिन कैसे कटेगा? मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। निशा की ये बात सुनकर
काजल और वहाँ खड़ी निर्मला हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग का दिन अब करीब था, जिसकी तैयारी में निशा भी उसकी मदद करती है। एक दिन निशा किचन में काम कर रही होती है और मिनेश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी काजल मिनेश के पास आकर बोलती है, भाई आप भाभी को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते? सारा दिन भाभी बस घर का काम ही करती हैं। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे करेले जैसे मुंह से शहद जैसी वाणी कैसे निकल रही है? ये हम लेडीज का आपस का मामला है, सो जस्ट स्टे अवे। दोनों भाई बहन की खिटपिट सुनकर निर्मला भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? माँ सुनो ना, मेरी शूटिंग के 2 दिन बाद भाभी का बर्थडे है, तो मैं भाई से भाभी को कहीं बाहर ले जाने को कह रही थी। अच्छा तो ये बात है, बहू का जन्मदिन आ रहा है तो हमें उसे किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज देना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग होने वाली थी। काजल रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, जिसके बाद वो शूटिंग के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो आते ही भाभी को बुलाती है। भाभी, ओ भाभी जल्दी आओ। हाँ दीदी, कहो क्या बात है? आज तो आपकी आंखें बहुत खिली खिली नजर आ रही है। सब आपकी वजह से भाभी। आपको पता है आज शूटिंग में मेरी इतनी तारीफ हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और निशा का बर्थडे आ जाता है। काजल और मिनेश मिलकर एक रेस्टोरेंट में निशा के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। शाम को निर्मला निशा को लेकर वहां पहुंचती है। जैसे ही निशा अंदर जाती है, उस पर फूलों की बारिश होती है और वो चारों तरफ की डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद सब एक साथ मिलकर उसे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे निशा। आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? कैसा लगा ये सरप्राइज भाभी, बताओ? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। बहू, ये सब काजल का आइडिया था और उसने और मिनेश ने मिलकर ये सब किया। बस करो माँ, अब मैं इतनी भी खास नहीं। अब भाभी देख क्या रही हो, केक कट करो। निशा को काजल का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद में निशा केक कट करके सबको केक खिलाती है। जिसके बाद में सभी रात का खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। और उस दिन के बाद से काजल कोई भी काम करती तो सबसे पहले निशा भाभी से पूछती और इसी के साथ में निशा भी काजल का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। नेहा पढ़ाई के सिलसिले में अपनी बहन अंतरा और जीजू सोनू के साथ रहने आती है, जहां एक दिन नेहा अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही होती है और वो अपने जीजू से बोलती है, जीजू आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज? एक शर्त पर, अगर तुम मेरा ये करेले का जूस खत्म कर दो तो। मुझसे नहीं होगा ये। और वैसे भी दीदी ने ये आपके लिए बनाया है, वो भी बड़े ही प्यार से, तो इसे मैं क्यों पीकर खत्म करूं? सोच लो, अगर प्यार से नहीं मानी तो पता है तुम्हें। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और मैं ये घटिया सा करेले का जूस तो कभी नहीं पीऊंगी। इतना बोलकर वो टेबल से अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सोनू उसको रोक लेता है और उसके हाथों को पकड़ के उसको जबरदस्ती करेले का जूस पिलाने लगता है। तभी अंतरा वहाँ आ जाती है और दोनों से बोलती है, आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं, पर आप दोनों का ये बचपना अब तक खत्म नहीं हुआ। अरे अंतरा, देखो ना तुम खुद ही, मैं कब से बोले जा रहा हूँ नेहा को कि ये जूस पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, पर नहीं, इसे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। हाँ तो नेहा क्यों पिए इस जूस को? आपके लिए है तो आप ही पीजिए। आप दोनों ने तो मिलकर मेरी नाक में दम कर रखा है। आप दोनों से तो अच्छे छोटे बच्चे होते हैं। तो तुम क्या बोलना चाहती हो कि हम दोनों तुम्हारी बात नहीं सुनते? देखो ये गलत बात है। दीदी जीजू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। इतने भले नहीं हो तुम दोनों जो मेरी सारी बात मानो। अभी यहाँ माँ होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम तुम दोनों को मार मार कर सीधा तो कर देती। मार खाने के लिए बस तुम दोनों ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते हो। अंतरा की कथा सुन नेहा अपने कान बंद कर लेती है और वहीं सोनू जल्दी से जूस खत्म करके नेहा के हाथ पकड़ के उसको अपनी कार में बिठा लेता है।
और उससे कहता है, तुम्हारी दीदी अपना रुद्र रूप ले, उससे पहले निकल लेते हैं। अरे मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ कि चलो, लेकिन आप ओके किसी की सुनते ही नहीं। इतना बोलकर वो अपनी कार स्टार्ट करके सबसे पहले नेहा को कॉलेज छोड़ता है, फिर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद में नेहा वापस घर आती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद में सोनू भी वापस घर आ जाता है और बैग को साइड में रख के उससे टीवी का रिमोट छीनते हुए बोलता है, यही सारी चीजें देखकर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना कि जीजू से कैसे लड़ूं? मैं नहीं, आप ही लड़ते हो मुझसे, और ये लड़ने के गंदे गंदे आइडियाज ना आप ही देखते हो टीवी में से, मैं नहीं। हाँ हाँ, तुम क्यों कहीं से लड़ने के आइडियाज लोगी? तुम तो खुद दूसरों को सिखाती हो कि कैसे लड़ते हैं। आप मुझे लड़ाकू कहना चाहते हो? मैं ही लड़ती हूँ ना आपसे। मैं बोलना नहीं चाह रहा, तुम तो हो ही लड़ाकू। और तो और तुम सबको टिप्स भी देती हो कि कैसे लड़ा जा सकता है। दोनों जीजा साली एक बार फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुन के अंतरा किचन से बाहर आती है और दोनों को डांटते हुए कहती है, दोनों जीजा साली में बचपना कूट कूट कर भरा पड़ा है। अरे आप दोनों बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब बचपना छोड़ दिमाग से भी बड़े हो जाइए। अरे यही उम्र है, अभी कर लेना दो साली जी को बचपना, बाद में कहाँ कर पाएगी। जीजू, दीदी सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी बोल रही है, तो ज्यादा भोले बन के तो दिखाओ मत। ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है, चाहे तो पूछ लो किसी से भी। सोनू अंतरा को गुस्से में देखकर चुप हो जाता है, जिसके बाद में दोनों जीजा साली आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। अंतरा एक बार फिर से किचन में जाकर अपना काम करने लगती है और फोन पर अपनी माँ सुमन से बात करते हुए बोलती है, माँ, मैं इन दोनों से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? क्या ही बताऊँ माँ, इन दोनों का तो बचपना ही नहीं खत्म हो रहा है। जब देखो तब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अभी दोनों को डांट कर आई हूँ तो शांत हैं। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। नेहा की पढ़ाई खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगी और फिर तुम्हें जीजा साली के बचपने से छुटकारा मिल जाएगा। अंतरा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि नेहा और सोनू बाहर से उसको आवाज देने लगते हैं, जिस पर अंतरा अपनी माँ को बताती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हो गए ये दोनों फिर से शुरू, पहले इनकी भूख शांत कर दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। अंतरा अपनी माँ का फोन काट कर खाना लगा देती है। कुछ देर बाद में दोनों जीजा साली एक साथ खाने पर टूट पड़ते हैं और एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का बचपना देखकर अंतरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ खाए पिए ही अपने रूम में चली जाती है। ये सब देखकर सोनू और नेहा को अच्छा नहीं लगता और वो दोनों अंतरा के लिए एक प्लेट में खाना लगाते हैं और सोनू अंतरा को मनाते हुए उससे बोलता है, अंतरा, हमारा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? इससे तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। हाँ दीदी, आप तो हमेशा ही बोलती हो कि हम दोनों में बचपना है, लेकिन आज आप खुद ही बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठी हो। अब मैं बस एक शर्त पर खाना खाऊंगी, तब जब तुम दोनों अपना ये बचपना छोड़ोगे। अरे अब नहीं करेंगे, खा लो खाना। इतना बोलकर नेहा एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी बहन अंतरा के मुंह में डालती है। अंतरा भी अपनी जिद को छोड़कर उन दोनों के साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद नेहा अपने घर जाने के लिए एक दिन अपना सारा सामान पैक कर रही होती है कि तभी सोनू आ जाता है और कहता है, क्यों साली जी, जा रही हो? हाँ, और वो भी हमेशा के लिए, ताकि आप मुझे कभी तंग न कर सको। अब हाथ हटाओ मेरे बैग से। अरे हाँ हाँ, जाओ ना, वैसे भी बहुत दुखी कर रखा है तुमने अपनी दीदी को। अपने जीजू की बात को सुनकर वो अपने कपड़ों को बैग में रखने के बदले उन्हीं कपड़ों से सोनू को मारने लगती है। इसी तरह एक बार दोनों फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो पूरे घर का सामान इधर से उधर कर देते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनके पास आती है और रूम की ऐसी हालत देखकर दोनों से बोलती है, तुम दोनों नहीं सुधरने वाले, अब निकलो तुम दोनों मेरे घर से। अपनी बहन की ये बात सुनकर नेहा थोड़ी उदास हो जाती है और अपनी बहन से बोलती है, कल जा रही हूँ और अब पता नहीं कब आऊंगी। मत आना कभी। क्यों अंतरा, हम दोनों अकेले रात को उठकर एक साथ आइसक्रीम खाया करेंगे। मेरे बिना अकेले? आपने सोचा भी कैसे? हम दोनों खाएंगे, पार्टनर है ना। हाँ, अब मेरी पार्टनर अंतरा है, क्योंकि तुम तो कल जा रही हो ना। हाँ, और अब जब मैं आऊँ ना तब खाएंगे, वो भी रात में छुप के,
जैसे अब तक खाते आ रहे थे। अच्छा, वो तुम दोनों ही हो जिनको रात में भी चैन नहीं आता। अब घर जा, तब देखूंगी तू कैसे खा पाएगी आइसक्रीम, और आपको तो मैं देखूंगी। अंतरा दोनों की एक बार फिर से क्लास लगाती है और नेहा का बैग पैक करवाने में उसकी मदद करती है। अगले दिन नेहा अपने घर चली जाती है और सोनू और अंतरा घर में अकेले रह जाते हैं। नेहा के जाने के बाद पूरा घर खाली हो जाता है। उसके जाने के बाद में सोनू भी अब शांत रहता। घर की ये शांति देखकर अंतरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को फोन करके बोलती है, माँ, नेहा को यही मेरे पास भेज दो, वह अकेली बोर हो जाती होगी। उसकी और सोनू के बचपने की आदत हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता। अंतरा अपनी माँ से बात करके नेहा को अपने घर वापस बुला लेती है। रात को जब सोनू नेहा को देखकर खुश हो जाता है तो उसके बाल खींचकर उससे बोलता है, फिर से यहीं आ गई साली। नेहा साली जी। जीजू मेरे बाल छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर दोनों एक बार फिर से बच्चों की तरह लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर अंतरा एक बार फिर से उन दोनों को सुनाना शुरू कर देती है। पर वो दोनों अपनी मस्ती में किसी की नहीं सुनते। वो दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते। आखिर उनके इस लड़ाई में ही तो जीजा साली का प्यार छुपा हुआ था। और अब तो अंतरा को भी ये समझ आ गया था कि आखिर ये लोग जितना लड़ेंगे इनका आपस में प्यार उतना ही बढ़ेगा। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते और अंतरा मन ही मन इनको लड़ता देखकर यूं ही खुश होती रहती। हर्ष सोफे पर बैठा अपने फोन में नुपुर के बनाए खाने की वीडियो पर जनता के आए हुए कमेंट्स देख कर बहुत ही खुश हो रहा था और नुपुर की कामयाबी पर उसको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसे में सोचते सोचते वो अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है। नुपुर सोफे पर बैठी बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास आरती आकर उससे बोलती है, नुपुर बेटा, बेटा बड़ी ही भूख लगी है, तो कुछ अच्छा सा खिला दे। जी माँ जी, कहिए क्या बनाऊँ आपके लिए? ऐसा कर बहू, तो सूप बना दे मेरे लिए टमाटो का। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। नुपुर रसोई में जाकर अपने फोन में कुछ देर देखने के बाद सूप बनाकर बाहर लाकर आरती को दे देती है। आरती जैसे ही एक चम्मच सूप पीती है और बोलती है, हाय राम, अरे क्या बना दिया सड़ा सा, इतना सारा नमक डाल दिया इसमें, सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कुछ ढंग का बनाने नहीं आता क्या तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मुझे ऐसा सूप बनाना नहीं आता। मैंने YouTube से देखकर पहली बार बनाया है, इसलिए ऐसा बेकार बन गया होगा ना। अरे तू तो रहने ही दे, पता नहीं कभी कुछ ढंग का खिलाएगी भी या नहीं। नुपुर को खाना बनाने से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको कुछ अच्छा बनाना आता था, तो वो थे पराठे। ऐसे ही एक शाम उसका पति हर्ष बोलता है, अरे बेबी, आज कुछ अच्छा सा खिला दो जिसको खाकर बस मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। इतने में आरती वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, तेरी बीबी को बातें बनाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं। उस दिन सूप बोला था करमजली को बनाने के लिए, और ये महारानी लेकर आ गई नमक वाला पानी। अरे माँ जी, वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था इसलिए, लेकिन आज आप देखना, आज आपको अपने हाथ के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाऊंगी, फिर आप बताना कि मुझे कुछ बनाना आता है या फिर नहीं। अरे वाह, पराठे, वाह यार, मुंह में पानी आ गया सुन के। जल्दी बनाओ। जी हर्ष जी, मैं सभी लाई। हाँ हाँ, तेरे पराठे भी देख लेते हैं, क्या करस्तानी करती है तू पराठों के साथ। नुपुर रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाती है और गरम गरम पराठे चाय के साथ अपनी सास और पति को लाकर दे देती है, जिन्हें खाने के बाद आरती और हर्ष कहते हैं, बहू जरा ये बता, ये तूने बनाए हैं? सच बताइयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर से मंगवा लिए हो? अरे माँ जी, मैंने बनाए हैं, वो भी अपने ही हाथों से। मैंने कहा था ना, आपको मेरे ये स्पेशल पराठे जरूर पसंद आएंगे। ओए होए, मेरी जान, मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ऐसे लजीज पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ हाँ, चूम ले, शर्म तो आती नहीं, माँ बैठी है यहाँ पे। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और आरती भी खूब तारीफें करती है अपनी बहू के बनाए हुए पराठों की। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हर्ष अपने दोस्त प्रिंस को घर पर लाता है, जहाँ नुपुर उसके लिए गोभी के पराठे बनाकर उन्हें खिलाती है, जिस पर प्रिंस उनसे बोलता है, अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथ के पराठों में।
मेरा तो पेट ही भर गया पर मन नहीं भरा। कहा था ना, तू हाथ चाटते रह जाएगा नूपुर के हाथ के पराठे खाने के बाद। हाँ भाई, सही में मैं तो रोज ये पराठे खा सकता हूँ। सीरियसली भाभी, यू आर टू गुड। मैं तो ऐसे पराठे खाने के लिए अरे कितने भी पैसे दे दूं। अरे देवर जी, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। आपको ये एनी टाइम फ्री मिलेंगे और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर प्रिंस अपने घर के लिए निकल जाता है और दिन यूं ही बीतते जाते हैं। इसी तरह एक दिन हर्ष उदास होकर घर लौटता है और अपने हाथों को सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको यूं उदास देखकर आरती और नुपुर उससे पूछती हैं। क्या हुआ हर्ष बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बात है हर्ष, बताइए ना, आप इतने उदास क्यों हैं? माँ, नूपुर, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बिना किसी गलती के ही। इतने समय तक ईमानदारी से काम किया और आज बेवजह मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बेटा, तू उदास मत हो। जहाँ कदर नहीं होती वहाँ काम भी नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले, उदास मत हो। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। चलिए, आपको भूख भी लग रही होगी ना, मैं आपके लिए फटाफट से पनीर के पराठे बना कर लाती हूँ। इसके बाद नुपुर सबके लिए पराठे बनाती है और सभी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन हर्ष को दूसरी नौकरी नहीं मिलती। इतना समय होने की वजह से अब तो उसकी सेविंग्स भी खत्म होने को आई थी। घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसको देखकर हर्ष बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि तभी उसका दोस्त उससे मिलने के लिए एक बार फिर उसके घर आता है। अरे हर्ष, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है भाई? हर्ष प्रिंस को सब कुछ बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। नुपुर और आरती भी वही होती हैं। ये सब सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे तू नौकरी ढूंढ ही क्यों रहा है? अरे तू तो खुद का काम शुरू कर सकता है, भाभी है ना। नूपुर की मदद से कैसे? अरे यार, तुम खुद का ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हो, जहाँ भाभी के हाथ के लजीज पराठों की वजह से ना अरे लाइन लग जाएगी, लाइन। और हाँ, कोई भी मुंह मांगे पैसे देगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने। नुपुर के हाथ के पराठे, अरे वाह, क्या लाजवाब पराठे बनाती है वो। नूपुर, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अरे हर्ष जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे चलिए ना, हम एक नई शुरुआत करते हैं और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। इसके बाद हर्ष प्रिंस से कुछ पैसे उधार लेकर नुपुर और अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जहाँ नुपुर के हाथ के सभी तरह के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पालक के पराठे, पनीर के पराठे बनाना शुरू कर देती है और साथ ही लोगों को खिलाती भी है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसके रेस्टोरेंट में रोज भर जाया करती। प्रिंस से उधार लिए हुए पैसे अब हर्ष लौटा देता है और रेस्टोरेंट की सफलता देखकर हर्ष बोलता है, माँ, सही कहा है किसी ने, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे लिए वो औरत आप और नूपुर हो। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारा कमाल तो हमारे घर की लक्ष्मी नुपुर का है। इसके हाथों के स्वाद ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अरे आप दोनों भी ना खामखा ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे अपने ससुराल के लिए इतना सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। नुपुर की ये बात सुनकर आरती उसे गले लगा लेती है और फिर तीनों एक बार दोबारा अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हर्ष के पुराने ऑफिस से उसको फोन आता है और उसे दोबारा ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसके बॉस उसकी पत्नी के बनाए हुए पराठों की बहुत तारीफें करते हैं, जिसकी वजह से वो हर्ष से कहते हैं, हर्ष, कंपनी तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और तुमको तुम्हारी जॉब रिस्पेक्ट के साथ वापस देना चाहती है। क्या तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स सर। और इसके साथ ही तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारी कंपनी लंच का ऑर्डर भी देना चाहती है। डेली लंच तुम्हारे रेस्टोरेंट से आया करेगा। क्या ये हो पाएगा? जी सर, जरूर हो पाएगा, मेरी वाइफ कर लेगी ये। हर्ष ये बात जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी नुपुर को बताता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और नुपुर
उसे लंच के ऑर्डर्स के बारे में कहती है। अरे हर्ष जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वो मैं और माँ जी मिलकर संभाल लेंगे। और हाँ, रोज लंच से पहले ही आपके ऑफिस में खाना पहुँच जाएगा। तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान हो जिसके होते मैं कभी टेंशन नहीं ले सकता। हाँ मेरी प्यारी बहू, तो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तीनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और समय पर नुपुर और हर्ष अपने पराठों के ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए भी एक ऐप बना देते हैं, जिसके बाद लोग ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिया करते थे और पराठों के लिए एक रिव्यू भी दिया करते थे। और इसके बाद एक बार फिर से तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।